एम संस्कृति अभिमान चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज आपको मैं एक ऐसी पौराणिक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस कहानी का शीर्षक है, एक सासू ने अपने दामाद को क्यों जलाया। क्या एक सासू भी अपने दामाद को जलाती? कि हाँ, ये सत्य है, एक पौराणिक कथा है और उसमें ये स्पष्ट किया है कि एक सासू ने अपने दामाद को भी जला दिया अपनी बेटी के खातिर। तो ये कहानी एक ऐसी है कि एक समय की बात है कि किसी नगरी में एक बहुत बड़ा राजा हुआ करता था। उस राजा के एक राजकुमार था और वो भी एक राजकुमार। राजा हमेशा शिकार खेलने अपने जंगल में जाता था और उसी तरीके से अपना बेटा राजकुमार जब बड़ा हुआ तो वो भी अपने पिताजी के साथ में जंगल में शिकार खेलने जाना शुरू हो गया। एक दिन उस अपने राजकुमार ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अब मैं जंगल में अकेला शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। लेकिन पिताजी ने कहा, नहीं बेटा, अकेले शिकार खेलने नहीं जाना है, कोई न कोई तेरे इतने सैनिक है, किसी न किसी को साथ में जरूर ले जा, क्योंकि कौन सी परिस्थिति किस समय आती है बेटा ये पता नहीं। फिर भी राजकुमार ने अपने पिताजी की बात को मान लिया और वो अपने सैनिकों को 5-7 सैनिकों को लेकर के और वो चला जाता है जंगल में। जंगल में जैसे ही वो जंगल में घने जंगल में आगे आगे बढ़ता रहता है तो उस समय बहुत सुंदर एक हिरण दिखाई देता है और वो राजकुमार है अपना तीर कमान उठाता है और उस हिरण के पीछे पीछे भाग जाता है और उसी के पीछे और उसके सैनिक भी साथ में होते हैं। जैसे 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 करते करते हिरण है वो उस राजा की सीमा को पार करके दूसरे राजा की सीमा की ओर आगे बढ़ जाता है। लेकिन उसके राजकुमार के जो सैनिक थे वो अपने राजा की सीमा में ही रहते हैं और राजकुमार केवल अकेला अब जा रहा है दूसरे राजा की सीमा में। वहाँ जाते ही वो अपना तीर कमान उस हिरण के ऊपर छोड़ता है और हिरण है वो हल्का सा घायल होता है, फिर भी वो मरता नहीं है और उस कमान यानी बाण को साथ में लिया आगे भाग रहा है और भागते भागते आगे जा कर के अदृश्य हो जाता है। पता नहीं राजकुमार खूब कोशिश करता है लेकिन उसे कहीं पर भी वो मिलता नहीं है। आगे जंगल में बढ़ते 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 एक साधु की कुटिया आती है। उस कुटिया के अंदर एक साधु बैठा है और वहाँ जाकर के वो राजकुमार देखता है तो वो साधु लहू लुहान हुआ है। साधु को प्रणाम करता है, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम साधु महात्मा, आपकी ये दुर्दशा क्या बात है? तो उस साधु ने कहा कि आप जैसे किसी बंदर ने मुझे तीर कमान छोड़ दिया। राजकुमार ने छोड़ा कि बंदर ने? ऐसा कौन होगा? तो हाँ, फिर राजकुमार को समझ में आया कि ये जो हिरण था और यही साधु है। अब साधु ने जैसे ही ये बात कही कि तेरे जैसे बंदर ने, इतना कहते हुए समय लगा कि राजकुमार का पूरा शरीर है वो बंदर जैसा हो गया। अब बंदर, अब घोड़ा जिस पे बैठा था वो घोड़ा तो वापस चला गया और वो राजकुमार उस जंगल के अंदर बंदर जैसा घूमना शुरू हो गया। अब एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, बंदर तो बंदर की भांति ही उस जंगल में घूमना शुरू हुआ। अब मन ही मन में वो राजकुमार पछता रहा है कि मैंने कैसी बहुत बड़ी गलती कर दी है कि ये तो कर क्या सकते। अब साधु महात्मा की ये जो मुझे श्राप लगा है वो तो मुझे लग ही गया। फिर वो वापस साधु महात्मा के पास में जाता है और प्रणाम करता है, हे गुरुदेव, मैंने भयंकर गलती कर दी है, लेकिन इसका मुझे प्रायश्चित कैसे होगा और ये मेरा वापस बंदर का रूप से मैं मुक्त कैसे होऊंगा? तो उस समय उस साधु महात्मा ने दया की दृष्टि से उस पर कृपा की कि जा बेटा, एक साल में तेरी एक राजकुमारी के साथ में शादी होगी और उसी रात जिस दिन राजकुमारी की शादी तेरे साथ में होगी उसी रात में ये रात के समय तेरा शरीर है वो वापस राजकुमार के समान हो जाएगा, लेकिन दिन दिन में तुम बंदर जैसा रहेगा। लेकिन 1 साल के बाद में जब तेरा ये श्राप मुक्त होगा तो उस समय तुम पूर्ण रूप से राजकुमार बन जाएगा।
अब वो बंदर की भांति जंगल में इधर उधर घूम रहा है। और अब देखो समय आया और उसी क्षेत्र के जो राजा थे, राजा को मन में इच्छा हुई कि मैं अपने राजमहल से बहुत परेशान हो गया हूँ, कहीं जंगल में जाकर के 10-15 दिन आराम से आराम करूँ और जंगल की खूबसूरती को देखूं। और अपने जमकट के साथ में और वो राजा वहाँ उस जंगल में आता है और आकर के अपनी एक अलग से रहने के लिए कुटिया बनाता है, बढ़िया सा आश्रम बनाता है और उसके सारे सेवक सैनिक है उस राजा की सेवा कर रहे हैं। राजा के सामने वाला जो पेड़ था, उस पेड़ की छांव में वो बंदर आराम से शांत भाव से बैठा है। सुबह से लगाकर शाम तक उसी पेड़ के नीचे बैठा है। राजा विचार कर रहा है कि एक बंदर तो बहुत ही उछल कूद करने वाला होता है, लेकिन ये बंदर मैं सुबह से देख रहा हूँ अपनी जगह पे बैठा है, शाम हो रही है अपनी जगह पे बैठा है, इसका कारण क्या है? सैनिकों को कहा कि जाओ पता लगाओ ये है क्या। सैनिक इधर उधर उनके इर्द गिर्द घूम करके वापस आते हैं, फिर भी वो बंदर अपनी जगह से हिला नहीं, आराम से वहाँ बैठा है। जाकर के वापस अपने राजा से कहते हैं कि वो शांत भाव से वहाँ बैठा है, पता नहीं है कौन क्या है। तब राजा ने कहा कि जाओ उस बंदर को कहो कि राजा तुझे बुला रहे हैं। अब ऐसा दोबारा वो सैनिक गए और राजा से कहा, राजा ने कहा वैसी की वैसी बात उन सैनिकों ने उस बंदर से कह दी और वो बंदर आ जाता है राजा के पास में। लेकिन राजा ने बैठने के लिए नीचे जगह दी, बंदर ने मना कर दिया कि नहीं, अब बंदर है अपने मुख से कुछ बोल तो सकता नहीं। तब उसने क्या किया, पास में कोई ऐसी कोई ठीकरी सी पड़ी थी और उसके ऊपर कोयले से लिख दिया कि हे राजन, आप जैसे बिस्तर पे जैसे पलंग पे बैठे हो, मेरे बैठने की व्यवस्था भी वैसे ही कर रहे हो, तो मैं आपके यहाँ बैठूं, नहीं तो मैं मेरा रास्ता पकड़ूं। राजा ने देखा कि इतना समझदार बंदर है तो ये बहुत ही कोई गुणी होगा, इसलिए राजा ने अपने समान बैठने का जो आसन था वैसा का वैसा आसन उस बंदर को भी दे दिया। अब शाम का समय हुआ, बारी आई भोजन की, राजा को थाल में भोजन परोसा गया और उस बंदर के सामने रूखी सूखी रोटी रख दी। तो उस बंदर ने दोबारा ये कह दिया, किसी ठीकरी पे लिखकर ये दे दिया कि हे राजा, आपके समान अगर मुझे भोजन परोसा जाए तो ही मैं यहाँ रहूँगा और नहीं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। राजा ने देखा बहुत समझदार है, क्या है भोजन ही तो देना है। तो राजा ने अपनी थाली उस बंदर को दे दी और राजा के लिए दूसरा भोजन बन गया। अब थोड़ी देर बाद में वो बंदर आराम से भोजन कर लेता है। अब नियमित रूप से राजा के पास में वो बंदर बैठा है, समय पे उसको भोजन मिल रहा है। और अब 10-15 दिन के बाद में राजा को इच्छा हुई कि भाई अब आराम कर लिया जंगल में, अब मुझे वापस अपने राजमहल की ओर जाना होगा। तब राजा ने कहा कि क्यों नहीं इस समझदार बंदर को भी साथ में ले जाऊं, ये बहुत ही गुणवान है और शांत है, कोई किसी को परेशान तो कर नहीं रहा है। ऐसा करके उस बंदर को भी अपने साथ में वापस राजमहल की ओर ले जाता है। जैसे ही अब राजमहल में पहुँचे, जाते ही राजा तो अपने सिंहासन पर बैठ गया और बंदर वहाँ खड़ा था। तो राजा ने कहा कि भाई आप नीचे बैठ जाओ। तो उस बंदर ने वापस किसी कागज़ पे या कहीं किस पे लिख करके राजा को भेजा कि राजा, आपके समान मुझे सिंहासन देते हो तो मैं आपके यहाँ रुकूं और नहीं तो मैं वापस जंगल की ओर जाता हूँ। राजा ने देखा कि भाई ये तो बहुत समझदार है और मेरा क्या लिया, उसको भी ऐसा सिंहासन। तो राजा ने बंदर को भी ऐसा कैसा सिंहासन बना के रख दिया सामने और अब वो बंदर भी राजा के समान उस सिंहासन पर बैठ जाता है। अब राजा का दरबार लगना शुरू हुआ। राजा के सामने गांव के लोगों ने कई समस्याएं रखनी शुरू की और राजा ने खूब कोशिश की, लेकिन वो समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा था और वो बंदर आराम से उन बातों को सुन रहा था। उसमें से निचोड़ निकालकर बंदर ने अपने कागज़ पर लिख करके राजा के सामने रखा और राजा ने जो फैसले दिए वो गांव को मंजूर हो गई। राजा बहुत खुश हो गया कि ये बंदर बहुत ही समझदार। और ऐसा करते करते उस राजा के पास में
5-6 महीने हो गई और बंदर उस सिंहासन में बैठता है और आराम से रहता है। अब ये समस्या का क्या हुई कि राजा की जो रानी थी, रानी को बहुत समस्या हो गई कि एक बंदर मेरे पति के समान इस राज दरबार में बैठता है, तो मेरा पति और उस बंदर में क्या अंतर हुआ। और उसने घर में कलह पैदा कर दी। राजा ने कहा कि अरे अपना क्या लिया, कि नहीं, या तो मैं रहूंगी इस महल में और नहीं तो ये बंदर को यहां से हटाओ। राजा ने देखा कि अब करे तो क्या करे। राजा ने बंदर से बात कही कि भाई आप ऐसा करो कि मेरे घर में कलह पैदा हो रही है और आप मुझे यहाँ से यानी आपको यहाँ से बाहर रहना होगा। तो उस बंदर ने कह दिया कि महाराजा, आप अगर ये कहते हो तो मुझे मंजूर है, लेकिन आपके समान जैसा आपका महल है वैसा का वैसा महल अगर मुझे भी सामने बना कर दो तो मैं उस महल में रह सकता हूँ, बाकी मैं आपके यहाँ नहीं रह सकता। तो राजा का जो एक पुराना महल था, उस महल की बढ़िया साफ सफाई और रंग रोगन करके और उसको बहुत तैयार किया, और तैयार करके अब बंदर उसके अंदर रात में जाकर के उसमें रहता है और दिन में वो राजा के पास में राजमहल में आकर के सारे फैसले सुनता है और फैसले भी करता है। इस तरीके से उनका समय निकलता गया। एक बार क्या हुआ कि वो बंदर रात्रि के समय उस राजा की जो एक ही राजकुमारी थी और वो जाकर के उस राजकुमारी के महल में उस कमरे में जाकर के बैठ जाता है, लेकिन उसने कोई छेड़छाड़ नहीं की और चुप साफ शांत भाव से बैठ जाता है। राजकुमारी ने अपने महल में उस बंदर को देखकर राजकुमारी बहुत ही डर गई, डरी, उसको बुखार आ गया। तो दूसरे दिन पूरे महल में और पूरे वहाँ राज दरबार में भी हाहाकार मच गई कि राजकुमारी को भयंकर बुखार आ रहा है और हालत उसकी खराब हो रही है। तो राजा ने आसपास के जितने भी वैद्य थे, जितने भी डॉक्टर थे, उन सभी को बुला करके उस राजकुमारी का इलाज करवाया और 10-15 दिन में राजकुमारी ठीक हुई। लेकिन उस बंदर की तो आदत, वो आता और राजकुमारी की महल में बैठा रहता और सुबह होते ही वापस अपने महल में। ये प्रक्रिया चलती रही। तो धीरे धीरे वो राजकुमारी भी उस बंदर से डरना बंद हो जाती है। एक दिन राजा की रानी ने देखा कि ये मेरी जो बेटी राजकुमारी है वो डर रही है, डरने का मूल कारण क्या है। तो महारानी है, एक रात में ये पता करती है कि भाई इस महल में हो क्या रहा है, और जाकर के देखता है तो वो बंदर है, वो उस राजकुमारी के कमरे के अंदर बैठा है, शांत भाव से बैठा था। दूसरे दिन सुबह राजा से बात कही कि इस बंदर को इस राजधानी से दूर हटाओ, और नहीं तो मैं रहूंगी या फिर आपका ये बंदर रहेगा। अब जब घर में कलह पैदा हो गई तो राजा ने उस बंदर को यहाँ से हटाने की बात कही और बंदर ने मना कर दिया कि मैं यहाँ से नहीं हट सकता, अब मैं यहीं रहूँगा। तो उस समय राजा ने अपनी तलवार खींचने की कोशिश की, उससे पहले उस बंदर ने झपटे के साथ में राजा से तलवार छीन ली और राजा के गर्दन पे रख कर कहा कि राजा, अब एक ही बात है कि आपकी जो राजकुमारी है उससे मेरी शादी कर लो, और नहीं तो मैं आज आपको आपके मौत के घाट उतारता हूँ। अब राजा ने कहा कि ये बंदर है, आज अभी मुझे मार देगा, और मार दिया तो मेरे तो कोई राजकुमार भी नहीं है, मेरे कोई पुत्र भी नहीं, केवल मात्र एक पुत्री है, और उसके भरोसे ये राजपाट कैसे चलेगा। और इस एक राजकुमारी की शादी इस बंदर के साथ मैं कैसे करूँगा। फिर भी राजा ने हाँ कर दी कि मैं मेरे परिवार को पूछ लेता हूँ, मेरी बच्ची को, मेरी इस राजकुमारी को पूछ लेता हूँ, मेरी पत्नी को पूछ लेता हूँ, और उसके बाद मैं शादी तय करूँगा। ऐसा करके अपनी पत्नी से बात की राजा ने, और अपनी बेटी से बात की। तो उस महारानी ने तो मना कर दिया कि मेरी एकाएक बेटी को मैं इस बंदर के साथ में शादी नहीं कर सकती। लेकिन राजकुमारी बहुत समझदार थी। राजकुमारी ने देखा कि एक तरफ तो मेरे पिता की मौत है और दूसरी तरफ है इस बंदर के साथ में शादी करनी है, तो क्या बात है, शादी कर लेते हैं। और अगर मेरे पिता की मौत हो जाती तो मुझे
ये राजपाट काम ही क्या आएगा, मेरे पिता जीवित रहने जरूरी है। तो उस राजकुमारी ने हाँ कर दी। हाँ करने के बाद में अब राजा ने उस राजकुमारी की शादी उस बंदर के साथ में कर दी। बड़े ही धूमधाम से पंडितों को बुला करके और उसकी शादी की। और अब वो बंदर अपनी पत्नी राजकुमारी को लेकर के अपने महल में रात्रि में जाता है। और जैसे ही अपने महल में जाता है और उस दिन 1 साल पूरा हो जाता है, क्योंकि उस साधु का जो श्राप था वो आज वो 1 साल का जो श्राप है वो समाप्त होता है। और उसी रात में वो बंदर है और वापस बढ़िया से एक राजकुमार के रूप में तैयार हो जाता है। अपने बंदर पति को राजकुमार के रूप में देख करके वो राजकुमारी बहुत ही खुश हो जाती है। खुश होने के बाद में वो उनके साथ में प्रेमालाप करती है और सुबह वापस राजकुमारी उठ करके और अपने पिता के घर आ जाती है। और दिन में सूर्य उदय हुआ और वैसे ही और वापस वो राजकुमार बंदर का रूप ले लेता है और वापस राजमहल में आता है और रोजाना राजा के साथ में जो भी गतिविधि होती है उस गतिविधि में वो भाग लेता है। ऐसा करते करते 10 दिन 15 दिन महीना निकल गया। तो एक दिन उस राजकुमारी की माँ ने पूछा कि बेटी तुम इस बंदर के साथ में खुश कैसे हो, तेरे चेहरे पे रोजाना की खुशी देख रही हूँ, इस खुशी का राज क्या है। तो उस राजकुमारी ने कुछ बताया नहीं, लेकिन उसने ये जरूर कहा कि माँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरी शादी इस बंदर के साथ में भली हुई लेकिन मैं बहुत ही खुश हूँ। महारानी को मन में वहम हुआ कि बेटी कह रही है कि मैं बहुत खुश हूँ और बंदर के साथ में उसने शादी की है, तो इस खुशी का कारण क्या है, मुझे एक दिन ये पता भी लगाना होगा। ऐसा करके महारानी एक दिन छुपके से उस बंदर के महल में जाकर के छुप जाती है और जाकर जैसे छुपती है किसी कमरे में या किसी ऐसी जगह पे जाके छुप जाती जिसको आते जाते कोई देखे नहीं। अब शाम का समय हुआ, बंदर भी उस महल में आ गया और राजकुमारी भी उस महल में 16 श्रृंगार होकर तैयार होकर के और वो भी उस महल में आती है। और सूर्य अस्त हुआ और होते ही वो बंदर है एक तो सुंदर सा राजकुमार के रूप में तैयार होता है और सुंदर राजकुमार के रूप में देखकर महारानी बहुत ही खुश हो जाती है कि अरे भले मेरे बेटी की शादी बंदर के साथ में हुई लेकिन ये तो राजकुमार है। लेकिन ये दिन में बंदर रहता है, ये बहुत बंदर रहता है, तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था। इस बंदर का जो रूप है, उस राजकुमार ने उस बंदर का जो खोलिया था, उसका जो शरीर था, उसको खोल करके एक साइड में रख दिया था। और वो अब पति और पत्नी के रूप में राजकुमार और राजकुमारी अपने कमरे में प्रेमालाप में चले जाते हैं और बाहर उनका बंदर का खोलिया, बंदर का जो रूप आकार था वो बाहर ही पड़ा रहता है। उतने में ही वो महारानी उस बंदर के रूप को लेकर के अपने महल में चली जाती। उसने देखा कि ये बंदर का रूप है, क्यों नहीं मैं इसको जला दूं। और ऐसा करके अपने महल में जा करके और उस बंदर के रूप को वो जलाना शुरू करती है। और जैसे ही उसमें आग लगती है और इधर राजकुमार जोरदार से चिल्लाना शुरू हो जाता है, अरे मैं जल रहा हूँ, अरे मैं जल रहा हूँ। राजकुमारी कहती है कि हो क्या रहा है, कि मैं जल रहा हूँ, मेरा शरीर जल रहा है, मेरा शरीर जल रहा है। वाह, राजकुमार परेशान। इधर वो राजकुमारी भागी भागी अपने पिता के वहाँ जाती है तो देखती है कि वहाँ उसकी माँ है उस बंदर के रूप रंग आकार को जला रही थी। और उसने राजकुमारी ने जाकर के फटाक से उसके ऊपर पानी डाला और उसका आधा दूधा शरीर जला, उसको लेकर के वो वापस अपने महल में आ जाती है। इधर राजकुमार का 50% है वो शरीर जल जाता है और पूरे शरीर पे फोले फाफड़े हो जाते हैं, पूरा शरीर जला हुआ हो जाता है। और आकर के देखती है, अब वो अपने राजकुमार है, अब राजकुमारी से कहता है कि हे राजकुमारी जी, हे पत्नी, कि भाई आपने मुझे भले एक राजकुमार के रूप में अब शादी की है और आप मेरे साथ में खुश है, लेकिन अब मेरा ये शरीर जल गया है। हो सकता है कि ये मेरा शरीर जला हुआ मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, और मुझे अब
यहाँ से अपने पिता के घर जाना होगा। क्यों कि यह सत्य है कि अब मेरा ये जला हुआ शरीर आप उसे पसंद भी नहीं करोगी, और मैं अपने पिता के वहाँ रहूँगा तो मेरे माँ बाप है मेरी सेवा भी करेंगे, और उस रूप में हो सकता है कि कोई मेरी दवाई लग गई तो मैं ठीक भी हो जाऊँगा। तो ऐसा कह करके और वो राजकुमार अध जला हुआ शरीर लेता हुआ अपने पिता के घर चला जाता है। पिता एक बार तो अपने बेटे के इस रूप को देखकर बहुत दुखी होते हैं और अपने बेटे के इस बीमारी के लिए आसपास के जितने भी वैद्य डॉक्टर जितने भी होते हैं उनको बुलाते हैं और उसका इलाज करने के लिए, और उनको यह कह दिया जाता है कि मेरे बेटे को जो पूर्ण रूप से सही कर दे उनको मैं मेरा आधा राज दे दूंगा। लेकिन उस क्षेत्र के जितने भी वैद्य डॉक्टर थे उन्होंने अपनी खूब कोशिश कर ली, लेकिन कोई इलाज नहीं लग रहा है। एक दिन राजकुमारी ने मन में ये विचार किया कि मेरा पतिदेव न जाने जीवित है या नहीं है, और भगवान की कृपा है अगर वो जीवित रह गए तो वो कैसी स्थिति में होंगे, और मुझे इस राजमहल में रह करके क्या करना है। जब मेरा ही पति इसी तरीके से है तो मुझे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और भगवान अगर मेरे ऊपर मेहरबान हो गए तो मेरा सुहाग भी अमर हो जाएगा, और मुझे भगवान के आगे ऐसे अरदास करनी होगी कि मेरा पति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। ऐसा करके राजकुमारी जंगल में चली जाती है भगवान की भक्ति करने के लिए। एक दिन एक रात्रि के समय की बात है कि वो राजकुमारी एक वड़ के पेड़ के नीचे बैठी थी, और उसी रात्रि में उसी वड़ के ऊपर एक तोता और मैना का जोड़ा रह रहा था। अब मैना ने अपने तोते से कहा, अपने पति से कहा कि हे पतिदेव, कि ये इतनी लंबी रात है, ये रात कैसे कटेगी, इसके लिए आप ऐसा करो कि मुझे ऐसी कोई कहानी सुनाओ जिससे आराम से रात कट जाए और सुबह के समय आराम से अपना स्वतंत्र विचरण करेंगे। तो ठीक है, तोता ने अपनी मैना से कहा कि बोलो कि आप बीती बताऊं या पर बीती बताऊं। तो मैना ने कहा कि भाई आप बीती तो हमेशा सुना रहे हो, लेकिन आज कोई पर बीती ऐसी सुना दो जो मैंने कभी नहीं सुनी हो। तो उस तोते ने अब पर बीती बात शुरू कर दी, और उसने वो बात शुरू की जो वो राजकुमार और उस राजकुमारी की थी कि ऐसा राजकुमार था, शिकार खेलने गया, वहाँ एक हिरण के तीर लगाया, शराब लगा, राजा के वहाँ गया, और वो पूरी की पूरी कहानी उसने सुनानी शुरू कर दी। तो उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठी वो राजकुमारी सारी बात सुन रही थी, और वो सुन रही थी कि ये तो सारी बात मेरी ही है। और अंत में उस मैना ने पूछा कि भाई उसका शरीर बंदर जैसा हो गया, उसकी सासू ने उसको जला दिया, अब वो ठीक कैसे होगा। और ऐसी बात कह करके और मैना भी रोनी शुरू हो गई कि पतिदेव उसका इलाज कैसे होगा। तब वो तोता मैना को वो कहानी सुनाता है कि अपन जिस बरगद के अंदर बैठे हैं, बरगद के इस पेड़ के नीचे ये जो इसके आसपास की जो ये घास है, इस घास के साथ में अगर कोई चंदन को घोट करके और उसका लेप बना करके उस राजकुमार के पूरे शरीर के ऊपर 15 दिन लगातार लगा दे तो 16वें दिन ये राजकुमार पहले जैसा पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। ये सारी बात नीचे बैठी वो राजकुमारी सुन रही थी। अब वो भगवान से ये प्रार्थना कर दे कि हे भगवान, जल्दी से जल्दी सूर्य को उदय कर। और जैसे ही सूर्य उदय हुआ, उदय होते ही राजकुमारी ने उसके आसपास की जो घास थी और वो ली, और वो लेकर के अपने झोला डंडा लेकर के अपने महल में चली जाती है और अपने पिता से कह करके बहुत सारा चंदन मंगाती है, और चंदन मंगा करके उस घास को और चंदन का बढ़िया सा लेप बना करके एक बहुत बड़ा सा डिब्बा लेकर के और झोली डंडा उठाया। अब राजकुमारी विचार कर रही है कि मैंने अभी तक मेरा ससुराल नहीं देखा, और पहली बार कोई भी राजकुमारी ससुराल जाती है या कोई भी कन्या अपने ससुराल की ओर जाती है तो वो अपने पति के साथ में जाती है, जबकि आज दिन तक तो मैं तो मेरी पति के साथ में ससुराल तो गई नहीं, तो अब मैं अपने पति के वहाँ मिलने के लिए जा कैसे सकती हूँ। तब उस राजकुमारी ने एक मन में ये विचार किया कि क्यों नहीं मैं एक
बूढ़े आदमी का रूप ले लो। तो ऐसा करके राजकुमारी ने बढ़िया सा पुरुष का वेश धारण कर लिया, बाल बिखरे थे उसका खुले कर दिए और बड़ी सी दाढ़ी मुँह से लगा दी, ऊपर बढ़िया सा छापा पहन करके, और वो चली जाती है अपने पति के उस राजमहल में। राजमहल की ओर जाती है और पूरे गांव में घूमती घूमती कहती है कि अगर कोई जला हुआ हो तो मैं उसका इलाज कर रहा हूँ, जला हो तो मैं इसका इलाज करता हूँ। तो गांव वालों ने देखा कि अपने राजकुमार है, लंबे समय से जले हुए, उसका इलाज हो नहीं रहा है, तो क्यों नहीं वहाँ तक सूचना दी जाए। तो गांव वालों ने उस राजा को सूचना दी और ऐसा करके उस वैद्य को, उस डॉक्टर को कहो, इस राजकुमारी को कहो। वैद्य के रूप में थी और उस वैद्य को वहाँ बुला दिया गया। तो राजा ने कहा कि भाई आप इसका इलाज, हाँ इसका इलाज मैं गारंटी के साथ में करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि 15 दिन तक इस आपके राजकुमार के कमरे के अंदर दूसरा कोई नहीं आएगा, मैं और राजकुमार के अलावा दूसरा इसके अंदर कोई प्रवेश नहीं होगा। तो ऐसा करके अब वो राजकुमारी उस राजकुमार के महल में पहुंच जाती है और अपना डिब्बे के अंदर बनाया गया लेप है राजकुमार के पीठ में और पूरे शरीर में लगाना शुरू कर देती है। और ऐसा करते ही आराम, एक दिन में, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में, रोजाना दिनों दिन वो एकदम पूर्ण रूप से स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। और ऐसा करते करते 15 दिन में तो राजकुमार एक पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। अब 15 दिन का समय पूरा हुआ, लेकिन उससे पहले उस वैद्य को उस राजा ने कहा था कि वैद्य जी कि जब भी आप यहाँ इस महल से निकलो तो मेरे से मिल के जरूर जाना, और अगर मेरा बेटा स्वस्थ हो गया तो मैं आपको बहुत सारा इनाम दूंगा। तब 15 दिन तो पूरे हो गए, लेकिन उसने देखा कि ऐसे तो अगर मैं राजा के सामने जाऊंगा तो हो सकता है कि मेरा रूप रंग आकार पहचान ले और इस वास्तविक स्थिति की पता भी लग जाए, तो ऐसा तो करना नहीं है। अब 15 दिन हो गए और वो राजकुमार पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। अब राजकुमार ने कहा वैद्य जी मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, बोलो इनाम बोलो। तो उस वैद्य जी ने कहा कि भाई मेरे इनाम के रूप में बाकी तो कुछ नहीं चाहिए, आपके हाथ में जो ये अंगूठी है ये मुझे दे दो। राजकुमार खुश था और आप मात्र अंगूठी, हाँ बस आपके हाथ की जो ये अंगूठी है बस मुझे इनाम के रूप में इतनी ही जरूरत है। तो राजकुमार ने फटाक से उस वैद्य जी को अपने हाथ की अंगूठी निकाल दी और वो अंगूठी को अपने हाथ में धारण करके, और वो वैद्य जी वहाँ से एकदम कैसे गायब होते हैं वो ही जाने। और राजकुमार अपने महल से पूर्ण स्वस्थ होकर के अपने पिता के महल की ओर जाता है, देखता है, और राजा भी देखता है कि मेरा बेटा पूर्ण रूप से स्वस्थ हुआ। राजा बहुत ही खुश होता है, और राजा की जो रानी थी ये उस राजकुमार की माँ उससे बहुत खुश होती है कि वाह मेरा बेटा वापस स्वस्थ हो गया, स्वस्थ हो गया। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हुई। अब राजा कहता है कि वो वैद्य जी कहाँ, उसको बुलाओ और उनको बहुत सारा इनाम दिया जाए। तो उनको इधर उधर ढूंढा तो कहीं भी वो वैद्य जी मिले नहीं, और उधर से वो वैद्य जी, वो राजकुमारी वहाँ से गायब होकर के अपने महल, अपने पिता के महल में पहुँच जाती है। ऐसा करके लंबे समय तक अपने पिता के वहाँ रहती है। और इधर राजकुमार जब पूर्ण स्वस्थ हो गया तो उसने वादा किया था कि हे राजकुमारी जी, अगर मैं जीवित रह गया और स्वच्छ हो गया तो मैं तुझे लेने के लिए जरूर आऊँगा। तो इस राजकुमार ने विचार किया कि अब मुझे उस अपनी पत्नी को मिलने के लिए मुझे जाना होगा और राजकुमारी को मुझे लाना होगा। ऐसा करके वो घोड़े पे सवार होकर और अपने पत्नी के महल की ओर पहुंच जाता है। तो उसे राजकुमारी को विश्वास हो गया कि मेरा पति एक दिन मुझे मिलने के लिए जरूर आएगा, और उस दिन उसे सुबह ही ऐसे सुगन कहो, संकेत कहो मिलने शुरू हो गए। उस दिन राजकुमारी बहुत खुश थी और राजकुमारी अपने महल में जाकर के सोलह श्रृंगार करती है, और उसी रात्रि में वो राजकुमार अपनी पत्नी से मिलने के लिए पहुंच जाता है। दोनों ही एक दूसरे को आमने सामने पूर्ण स्वच्छ रूप से देख करके बहुत खुश होते हैं। अब राजकुमार से वो राजकुमारी पूछती है कि आप स्वस्थ कैसे हुए, आपकी ये कैसी हुई वृत्तांत, ये मुझे सारी बताओ। तब
जबकि राजकुमारी तो स्वयं ही थी वेद। तो उस राजकुमार ने कहा कि मेरा इलाज मेरे पिताजी ने खूब करवाया, लेकिन कोई इलाज नहीं हुआ। लेकिन एक कोई ऐसा वेद आया था, 15 दिन मेरे महल में रुका और मेरा इलाज किया। मैं पूर्ण रूप से एकदम स्वच्छ हो गया। आज मैं तेरे सामने हूँ। तो उसको कुछ इनाम वगैरह दिया? राजकुमारी ने पूछा कि हाँ, इनाम दिया। हमने तो चाहा था कि भी उसको आधा राजपाट भी दे दें तो भी कम है, लेकिन उसने तो मात्र एक अंगूठी मांगी थी। अच्छा, अंगूठी मांगी? तो वो कैसी अंगूठी? राजकुमारी ने अपने हाथ से निकाल के दी। पतिदेव, ये तो नहीं है कि हाँ। राजकुमार ने अपने हाथ की अंगूठी को पहचान लिया, कहा अंगूठी तो यही है, ये अंगूठी आपके पास में कैसे आई? तो राजा ने कहा, उस राजकुमारी ने कहा कि पतिदेव, वो वेद दूसरा कोई नहीं था, वो वेद मैं ही थी। और ऐसा करके वे एक दूसरे से आलिंगन करते हैं और अपनी जिंदगी खुशी के साथ में व्यतीत करते हैं। और इसी तरीके से ये पौराणिक कहानी समाप्त होती है। अब दूसरी कहानी एक और लेकर के आऊँगा, तब तक आप इंतज़ार करो। राम राम।